नाश्ता करने के फ़ौरन बाद तालिया और नूरे डाइनिंग टेबल पर मौजूद बर्तन मिलकर उठाने लगी, लेकिन वहाँ बैठे मर्द हजरात बातों में मसरूफ़ थे, जबकि अरवज़ा मसरूफ़ से अंदाज में अपना मोबाइल यूज़ करने लगी। जी अंकल, यही ठीक है। ज़याम और नूरे के वलीमे के साथ हमारा वलीमा भी इकट्ठा हो जाएगा। बारान ने भी इन सब की बातों में हिस्सा डाला था। हाँ बच्चे, यही ठीक रहेगा। तुम दोनों का वलीमा हम हफ्ते के बाद करने का सोचेंगे, क्योंकि आजकल इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं। पाशा साहिब ने अपना मसला बताया। इस वजह से हम अब इजाज़त चाहते हैं। मुझे और मेरी वाइफ को अब जाना होगा। आर्यान और हरम ना जाने कहाँ चले गए थे, वरना इन्हें भी मिलकर जाते। पाशा साहिब बोलते ही उठ खड़े हुए थे। अंकल, अभी आप परसों ही तो आए हैं, थोड़ी देर मज़ीद रुकें। ज़याम और बारान दोनों ने कहा था। नहीं बच्चों, अब हमें जाना होगा। अब तुम लोगों के वलीमे पर आएंगे। हाँ, अब तो हमें भी चलना चाहिए, पहले ही कितने दिन यहाँ गुजार लिए हैं। मामू जान भी कहते उठ खड़े हुए थे जब नूरे किचन से निकलती इनके पास आई। मामू जान, आप कहीं नहीं जा रहे। अब से आप यहाँ पर हमारे साथ रहेंगे, नूरे ने बोलते जल्दी से इन्हें हक किया था। जी बाबा, आप कहीं नहीं जा रहे और पाशा अंकल भी कहीं नहीं जाएंगे। अब से आप लोग हमारे साथ रहेंगे, ज़ाया मटन लहजे में बोला तो इन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। पाशा अंकल, आप आजकल इतने मसरूफ़ हो गए हैं, फिर हमारी प्यारी आंटी क्या घर में अकेली रहेंगी? इसीलिए आप भी यहीं पर रहेंगे और बाबा भी यहीं पर रहेंगे। वो तो ठीक है बेटा, मगर आजकल मुझे बहुत काम है। पाशा साहिब ने एतराज़ करना चाहा। जी तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से अपने कामों में जा सकते हैं, ताकि दोनों ब्यूटीफुल आंटीज़, ओह सॉरी, ब्यूटीफुल लड़कियाँ हमारे पास रहें। बारान इनके करीब आता इन्हें छेड़ते हुए बोला तो सब मुस्कुरा कर बोले थे। जब अर जब अरवज़ा अपनी ही सोचों में मगन किचन की जानिब बढ़ी थी, क्योंकि नूरे बाहर आ गई थी और तालिया क्यों नहीं आई थी ये देखने के लिए वो किचन में गई। इसने देखा शेफ़ के पास खड़ी थी और वो कोई मेडिसिन खा रही थी। तालिया की इसकी जानिब पुश थी, इसीलिए इसने अरवज़ा को नहीं देखा था, जबकि तालिया मेडिसिन खाते हुए इसके खाली रैपर को डस्टबिन में फेंक गई थी। पानी का एक आखिरी घूंट बढ़ते इसने अपना रुख मोड़ा। जब इसकी नज़र अरवज़ा पर पड़ी, एकदम से इसे देखते ही फ्रिज जो एकदम से इसे देखते फ्रिज की जाने बढ़ी थी, तो तालिया इसे देखते किचन से बाहर निकल गई। मगर अरवज़ा, जो तब से तजस्सुस में थी कि वो मेडिसिन कौन सी खा रही थी, वो देखने के लिए डस्टबिन के पास आई। इस रैपर को पकड़कर देखने लगी, जिस पर रिलैक्सेशन मेडिसिन का नाम दर्ज था, तालिया ये मेडिसिन क्यों लेती थी? क्या वो खुद को कंट्रोल करने के लिए या फिर खुद को रिलैक्स रखने के लिए लेती थी? इस रैपर को पकड़कर वो अपने कमरे में चली गई ताकि इसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर सके, वो बारान को सबूत के साथ हर चीज़ बता सके। बाहर वो तीनों ही इनको रहने के लिए मना चुके थे। पाशा साहिब और मामू जान अपने काम पर चले गए थे, जबकि बारान ज़याम को लिए अपने कमरे में चला गया था। ज़याम, तू पागल तो नहीं है? ऐसा क्यों कर रहा है तू? इसे समझा, बता, तेरा काम है ये, तू कैसे छोड़ सकता है ये? बारहान समझाने वाले अंदाज में बोला तो ज़याम इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। तूने कहा था अब अपनी बीवी की गुलामी कर, बाकी हर काम छोड़ दे। ज़याम शाचा ज़याम शाह चबाते हुए बोला, जबकि नूरे जो इसे बुलाने आई थी, अंदर से आती आवाज़ों पर इसने अपने कदम बाहर की जानिब ही रोक लिए थे। हाँ, लेकिन हमें तेरी ज़रूरत है। तू डिटेक्टिव किलर है, तेरा निशाना बहुत अच्छा है, कभी कभार तेरी ज़रूरत महसूस होती है। तू अच्छे से जानता है किसको किस तरह से घायल करना है, किसकी मिस्ट्री कैसे सॉल्व करनी है, और सबसे बड़ी बात, हम अपने दुश्मनों को तेरे हाथों ही तो मरवाते हैं, इन दुश्मनों को जिन्हें जीने का कोई हक नहीं होता। बारान ने एक फ़ाइल इसकी जानिब बढ़ाई जिसमें एक संगीन केस था। बारान चाहता था ज़याम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते इनकी मदद करे, लेकिन बारान, अब मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। नूरे ने शर्त रखी है, मैं दोबारा गन को उठाऊं भी ना। ज़याम ने नूरे की और अपनी गुफ्तगू से बताई, लेकिन तू नूरे का राज़ी तो कर। कौन सा कोई बुरा काम कर रहा है या जानबूझकर किसी को कत्ल कर रहा है? तू तो लोगों को इंसाफ दिलवाता है जो अपने हक में बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। नूरे इनकी बातें सुन रही थी। बारान की बातें काफ़ी हद तक ठीक थी। बारान तो समझ नहीं सकता, इस दिन मैंने गुस्से में इन दो लड़कों को गोली मार दी, इसीलिए नूरे बहुत बदगुमान हो गई है मुझसे। मुझे नहीं लगता अब दोबारा कभी वो मुझे गन उठाकर देखने भी देगी। ज़याम इस दौरान ज़याम, इस दिन तो तेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था, लेकिन मैं तुझे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू इन दुश्मनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारता है जो कसूरवार होते हैं। अगर तू एक दफ़ा इसे समझाने की कोशिश करे तो शायद वो समझ जाए तेरी बात। बारान ने मोबाइल ऑन करते आर्यान पाशा को कॉल मिलाई। अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगा, मगर कोई उम्मीद नहीं दे सकता। ज़याम इस फाइल को पकड़े एक आखिरी नज़र बारान पर डालता बाहर की जानिब बढ़ने लगा। जब इसकी नज़र दरवाजे के पास खड़ी नूरे पर पड़ी। नूरे, तुम यहाँ? नूरे के लिए ज़याम का लहजा हर बार की तरह नरम था। जी, वो आपको ममा बुला रही हैं। नूरे जल्दी से बोलती वहाँ से फुर्ती की रफ्तार से निकली थी, तो ज़याम भी इसके पीछे पीछे लपका। तो अरवज़ा अपने कमरे से निकलती बारान के कमरे में दाखिल हुई। बारान, तुमने यकीन नहीं किया था
मेरी किसी भी बात पर। मैंने तुम्हें बहुत रोका कि निकाह मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसके कमरे में दाखिल होते अरवज़ा गिले शिकवे के दफ्तर खोल गई थी, तो बारान ने अपनी आंखें घुमाई। अरवज़ा प्लीज़, फिर से मत शुरू हो जाना। बारान इस टॉपिक को सोचते ही तंग पड़ने लगा। जब अर जब अरवज़ा चलती हुई इसके पास आती, अपने मोबाइल के इसके सामने करती, इस मेडिसिन का रैपर इसकी जानिब बढ़ा गई थी। ये सब क्या है अरवज़ा? बारान ने मेडिसिन को पकड़ते नासमझी जाहिर की और एक नज़र मोबाइल पर डाली, जिस पर मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दर्ज थी। तुम खुद देख लो, तुम्हारी बीवी रिलैक्सेशन की मेडिसिन क्यों लेती है? तुम्हें कुछ पता है? अरवज़ा ने आईब्रो उचकाकर बारान ख्वाजादा को देखा। अरवज़ा, तुम्हें क्या मसला है मेरी बीवी से? बारान ने शाने उचकाए। बारान, मुझे कोई ज़ाती मसला नहीं है तालिया से, मैं बस तुम्हें इसकी सच्चाई बताना चाहती हूँ। कौन सी सच्चाई? तुम क्या कहना चाहती हो? बारान कुछ उलझा था। देखो बारान, तुम खुद सोचो, वो रिलैक्सेशन की मेडिसिन क्यों लेती है? क्या इसे कोई डिप्रेशन है? नहीं, नहीं, मैं नहीं जानती, इसे कोई डिप्रेशन नहीं होगा। मगर दूसरी बात यह कि वो अपनी किसी तलब को रोकने के लिए ये मेडिसिन यूज़ करती है, ताकि वो कुछ वक्त के लिए रिलैक्स रह सके और इसे इस चीज़ की तलब ना हो। अरवज़ा ने आसान लफ्ज़ों में इसे बताया, तो बारान ने इसे कोफत से देखा। अरवज़ा, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। तालिया ऐसा क्यों करेगी भला? बारान बोला, जबकि एकदम से इसके जहन में डॉक्टर वाली बात आई कि तालिया एडिक्ट है, इस पर नशा हावी हो जाता है। जब बारान ने अभी तक तालिया से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। बारान, मेरी बात को समझो, तुम इससे डायरेक्टली बात करो, आखिर वो चाहती क्या है? अरवज़ा का लहजा बारान के लिए फ़िक्र से भरा था। जब इस वक्त बारान के मोबाइल पर कर्नल अंकल की कॉल आने लगी। अरवज़ा, मुझे जाना होगा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बल्कि तुम सोचना छोड़ दो, मैं सब कुछ खुद ही देख लूँगा। इसे समझाते वो कॉल पिक करता जल्दी से कमरे से बाहर चला गया था। छोड़े मुझे आर्यन, मैंने कहा छोड़े मुझे। बाइक पर मचलती वो आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, मगर आर्यन की गिरफ्त इसकी हिम्मत से ज़्यादा तेज़ थी। खानम, खामोश रहो, तड़क कर बोलते आर्यन ने फ्लैट के पास पहुंचकर बाइक को ब्रेक लगाई। बाइक से उतरते इसे भी साथ उतारते आर्यन ने अब इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त तंग की थी। आपको समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं जाना आपके साथ, आपने धोखा दिया है। अब इसके आंसू हिचकियों के सूरत बहने लगे थे, जहन अभी भी माऊफ था। कौन से धोखे की बात कर रही हो तुम? वो धोखा जो तुमने अपनी सच्चाई छुपाकर मुझे दिया। आर्या ने एक लफ्ज़ पर जोर देता अपना हेलमेट उतारते इसका भी उतारने लगा। मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपने मुझे मोहब्बत में धोखा दिया। खानम को गम बस इसी बात का था, क्यों आर्यन ने इसके जज्बातों को पैर तले बेदर्दी से रोन दिया। खानम, बस करो और खामोश हो जाओ, मुझे अब आवाज़ भी ना है तुम्हारी। खानम का हेलमेट उतारते आर्यन इसे अंदर की जानिब ले जाने लगा, मगर हानम अपनी एड़ियां घसीटती हुई इसे खुद से छुड़वाने लगी। आर्यान इसे अंदर की जानिब ले जाने लगा, जब कर्नल अंकल इनकी आवाज़ें सुनकर बाहर आए थे। अंकल, इस सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोल दे। आर्यान ने अपने सामने मौजूद कमरे को देखा, जो देखने से काफ़ी डरावना फील हो रहा था। कर्नल अंकल अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकालते जल्दी से जाकर इस दरवाजे को खोल गए थे, जब हानम बार बार खुद को छुड़वा रही थी, मचल रही थी, लेकिन आर्यन की गिरफ्त ने इसे कमरे के अंदर धक्का देकर छोड़ते बाहर से दरवाज़ा इसी वक्त बंद कर दिया था। लेकिन इसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। अंकल, जब हानम यहाँ है, मैं यहीं आपके फ्लैट पर रहूँगा। आर्यन ने अपना फैसला सुनाया, जबकि हानम ने कराहने के बायस आर्यन बेजान होने लगा। जबकि हानम के कराहने के बायस आर्यन बेजान होने लगा। ठीक है आर्यन, तुम यहाँ रह सकते हो। कर्नल अंकल ने इसके शाने पर हाथ रखते थोड़ी हिम्मत दी, और आर्यन ने दीवार के साथ पिन होते अपना सर भी दीवार के साथ टिका दिया और आंखें मूंद ले। मेजर, मैं काम से जा रहा हूँ, अगर मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे बिला झिझक बुला लेना। अंदर से अभी भी दरवाज़ा बजा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सिर्फ मोहब्बत में धोखे की वजह से। कर्नल अंकल चले गए थे, जब आर्यन का जहन तारीकियों में डूबता गया। वो अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता दीवार के साथ लगते नीचे बैठता ही चला गया। किस कश्मकश में जकड़ गए थे वो दोनों, अपनी मोहब्बत को पा नहीं सकते थे और खोना भी नहीं चाहते थे। आर्यन ने जैसे ही सर दीवार के साथ पिन करते आंखें मूंदी, इसी वक्त इसके जहन में निकाह से लेकर अब तक का हानम का साथ गुजरा सारा वक्त एक फिल्म की तरह चलने लगा। दूसरी जानिब वो बिना रुके मुसलसल दरवाज़ा पीटने लगी। हानम का इसकी ज़िंदगी में आना, इसका एतबार जीतना, इसकी मासूमियत से इसके दिल पर गहरी ज़रबे लगाना, आर्यन के घर आते इसे पानी पेश करना, इसके लिए रात को उठकर कॉफ़ी बनाना, हानम का इसके साथ फ्लर्ट करना, इसे अपनी जानिब माइल करना, इसके दिल में मोहब्बत के कदम रखना, फिर आर्यन का हानम से इश्क हो जाना। इनकी कहानी का छोटा सा सफ़र इसके जहन में बार बार घूमने लगा। इसे एहसास करवाने लगा कि आर्यन पाशा को इश्क हो गया है, आर्यन पाशा को हानम से इश्क हो गया है। इस दौरान आर्यन को पता ही नहीं चल सका कि इसकी आंख से एक अश्क बहकर इसके बेड में जज्ब हो गया। कुछ ही दिनों में हानम ने आर्यन पर कैसा जादू कर दिया था। आर्यन को ऐसा लगा अगर हानम को कुछ हुआ तो वो जी नहीं सकेगा। आर्यन की सांसें हानम के साथ जुड़ने लगी थी, मगर आर्यन ने खुद को
इन सांसों से मगर आर्यन ने खुद ही इन सांसों को जड़ से उखाड़ना था। इस इश्क को अजियत अजियत से दो चार होने के बजाय किनारा कशी ही सही थी। आर्यन ने झट से आंखें खोली जब इसके जहन में कर्नल अंकल के बोले गए अल्फाज गूंजने लगे। नहीं आर्यन पाशा, कमज़ोर नहीं है। मैं मोहब्बत को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। मुझे अपने जज्बात को ख़त्म करना होगा। मुझे अपनी मोहब्बत को ख़त्म करना होगा। ये मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। आर्यन सिंभल, खुद को खुद को तुझे अपना इख्तियार नहीं खोना। पूरी टीम फोर्स तुझ पर भरोसा करती है। तू मोहब्बत करके किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तुझे कोई हक नहीं है कि तू अपने दुश्मन से इश्क करे। खानम चिल्ला रही थी। इसके चीखों पुकार को नज़रअंदाज करते आर्यन ज़ेरेला बुड़बुड़ाया। वो जानता था इसने जो रास्ता चुना है वो इसके लिए सही नहीं है। अभी तक तकलीफ इसे हो रही थी, बाद में भी तकलीफ इसे ही होगी। इसीलिए बेहतर यही था कि वो अपनी मोहब्बत को अभी ही ख़त्म कर दे। इसका नामो निशान ही अपने दिल से मिटा दे। आर्यन पाशा हानम से मोहब्बत नहीं, नफरत करता है। बहुत ज़्यादा नफरत। आर्यन बोल रहा था मगर इसका दिल इनकारी था। इसका सर नफ़ी में हिलने लगा। इसका दिल इसकी ज़बान का साथ नहीं दे रहा था। मुझे हानम से कोई सरोकार नहीं है। आर्यन पाशा का अब सिर्फ एक मकसद है, हानम को सज़ा दिलवाना, अपनी वफादारी से सबको इंसाफ देना। आर्यन इस मोहब्बत को ख़त्म कर रहा था जो एक दफ़ा दिल में कदम रख जाए तो कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती। वो अपनी मोहब्बत को ख़त्म करने का बोल रहा था जो इसे तो ख़त्म कर देगी मगर पीछे कभी खुद ख़त्म नहीं होगी। बाज़ लोगों को मोहब्बत में सिर्फ तकलीफ़ मिलती है और आर्यन पाशा भी इन लोगों में शामिल होने जा रहा था। हानम, नफ़रत है मुझे तुमसे। नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत। इसका जहन जैसे ही खाली होता तो बैक वक्त इस वक्त इसकी आंखों के आगे हानम का चेहरा आता। इस बार वह गुर्राते हुए चिल्लाया था। दिल सिर्फ मोहब्बत का दावेदार था और दिमाग मुसलसल नफरत के सफ़र पर गामजन होने लगा। अब देखना यह था कि दिल और दिमाग में लगी जंग में से जीत किसकी होनी थी, किसने बाजी पलटनी थी। आर्यन ने अपने बालों में उंगलियां फंसाई, इन्हें खींचना चाहा। जब इसी वक्त इसके जहन में ख्याल आया कहीं हानम के पास मोबाइल तो नहीं, कहीं वो इस लड़के को कॉल करके सारी सूरत हाल ना बता दे, कहीं वो भाग ना जाए। इसका दिमाग मुसलसल गर्दिश करने लगा तो वो एक झटके से उठता सामने दरवाजे में मौजूद लॉक में चाबी घुमाने लगा, जहां से हानम के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। जल्दी से चाबी से दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही इसने देखा हानम दीवार के साथ पिन होते घुटनों में सर दिए रोने का शुगल मना रही थी। आर्यन के मेजर होने के गम इसके लिए कम नहीं था, जबकि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ को हानम ने महसूस नहीं किया। वो हिचकियों में रो रही थी। इसके सूसों की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजने लगी। इस वक्त वो वाकई ही रोने के सिवा क्या कर सकती थी। और वो शख्स गद्दार निकला जिसे इसने अपनी जान से ज़्यादा चाहा। क्यों इसे मोहब्बत रास नहीं आती थी? क्यों इसे ही मोहब्बत में धोखा और गम मिलता था? इसने तो सोचा था कि वो चोरियां करना छोड़ देगी, बल्कि आर्यन पाशा के साथ एक हसीन जिंदगी का आगाज करेगी। मगर सब कुछ इसकी सोच के बरक्स हुआ। जिस पर इतना मान था वही बेईमान निकला। तो हानम की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। वो रोने में इस कदर गर्क थी कि इसे पता ही नहीं चला कि किस वक्त आर्यन पाशा कमरे में दाखिल हुआ। होले होले कदम उठाता इसके करीब पहुंचते आर्यन ने इसे धीमे लहजे में आवाज़ दी, जबकि इसको रोते देखकर आर्यन का दिल खून के आंसू रोने लगा। हानम, आर्यन ने इसे धीमी आवाज़ लगाई। इसी वक्त हानम की हिचकियों का फंदा गले में अटका। पूरे कमरे में गूंजती इसकी आवाज़ बंद हुई थी। अपना नाम आर्यन पाशा के मुंह से पुकारे जाने पर हानम ने बिजली की रफ्तारी से एक झटके में अपना सर घुटनों से उठाकर अपने सामने खड़े मेजर आर्यन पाशा की जानिब देखा, जो संजीदा नज़रों से इसे देखता अपने होठों को आपस में व्यवस्थ किए अपने दुख को छुपाने की कोशिश में था। चेहरे के तासुरात इसने पल भर में संजीदा और शफाक किए। वो हानम पर अपनी मोहब्बत को अयान नहीं कर सकता था। हानम ने झटके से सर उठाने पर हानम के झटके से सर उठाने पर आर्यन ने इसके चेहरे की जानिब देखा, जहां एकदम से बरसों की उदासी छा गई। हानम का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। आंसुओं के साथ इसका काजल भी आंखों से बह गया था। होठ फड़फड़ाने लगे। इसके टूटे दिल की हालत इसके चेहरे पर जाहिर होने लगी, जिसे देखते ही अचानक से आर्यन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। मगर अगले ही लम्हे हानम तेजी से उठती आर्यन के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में जकड़ गई थी। क्यों दिया आपने मुझे मोहब्बत में धोखा? क्यों नहीं बताया कि आप मेजर हैं? इसके कॉलर को मजबूती से झंझोड़ते हुए शिकायत के सिवा क्या कर सकती थी? तुमने क्यों दिया मुझे धोखा? क्यों नहीं बताया कि मुझे तुम ही क्राइम लेडी हो? आर्यन ने भी शिकवा किया था। इन दोनों का गिला करना बनता था, जबकि आर्यन के तासुरात अब बेलचक और बेतासुर थे, ताकि कोई एक मोहब्बत की रमक भी हानम पर ना पड़ सके। आपने झूठ बोला मुझसे कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपने क्राइम लेडी को अपने जाल में फंसाने के लिए मोहब्बत का ढोंग रचाया। आप झूठे हैं। आपने मुझसे झूठ बोला। हानम के आंसुओं में रवानगी आ गई। इसने आर्यन के कॉलर पर अपनी गिरफ्त तेज की थी। तुम भी झूठी हो। तुमने भी तो झूठ बोला कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो।
आर्यन को अभी भी यही लग रहा था कि हानम को इससे मोहब्बत नहीं है, जबकि वो जवाब भी इसके सवाल के बरक्स देने लगा। मोहब्बत में मैं झूठ नहीं बोलती। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती आर्यन। आप वो पहले मर्द हैं जिसने मेरे दिल पर दस्तक दी है। और आपने ही मेरे साथ झूठ बोला। हानम का बस नहीं चल रहा था। वो चीख चीख कर आर्यन पर अपनी मोहब्बत का इंकशाफ करे। बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे आर्यन। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आपने मेरी मोहब्बत का मान नहीं रखा। आपने बस अपनी मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल किया। एक बार रोते हुए इसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। इसकी सकत आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे गई थी। इसने अपना सर रोते आर्यन के सीने के साथ रखा, जैसे जैसे आर्यन को अपना गम सुनाना चाहती हो। जबकि आर्यन ने जोर से अपनी मुट्ठियों को दबोचा और दांतों को जोर से पीसा। हानम की यह हालत देखकर आर्यन की खुद आंखें नम होने लगी। और वाकई ही मोहब्बत करती थी। वो वाकई ही मोहब्बत करती थी। इससे आर्यन भी मोहब्बत करता था, मगर फिर भी इनके दरमियान बहुत से इख्तलाफात थे। आर्यन को साफ महसूस हुआ हानम के गिरते आंसू इसकी शर्ट में जज्ब होने लगे। वो बिल्कुल बच्चों की तरह हिचकियों में रोने लगी। जब आर्यन ने इसे दिलासा देने की बजाय इसकी शर्ट की जेब में हाथ डालकर निहायत ही एहतियात से इसका मोबाइल निकालते अपनी जेब में डाला, जानता था कि एकदम से वो इसने अभी तक किसी से रब्ता नहीं किया होगा। इसका गम बांटने के बजाय इस बार फिर से वो किसी साजिश के तहत इसके पास आया था। हानम ने लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पहना था और शर्ट की पॉकेट लगी थी, और आर्यन जानता था वो मोबाइल पॉकेट में ही रखती है। इसने मोबाइल छीना था और वो छीन चुका था। इसने मोबाइल छीनना था और वो छीन चुका था। जब आर्यन ने अगले ही लम्हे अपने दिल में भारी पत्थर रखते एक झटके से इसका बाजू पकड़कर इसे खुद से दूर किया, और अगले ही लम्हे वापस पलटता दरवाजे को अबूर कर गया। जबकि हानम इसकी जानिब देखती साथ में कुछ बोलने लगी थी। आर्यन, मुझे कैद मत करें आर्यन। मुझे इतनी बुरी मुझे इतनी बुरी सजा ना दें आर्यन। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। आर्यन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वो फिर से पैर पटकती जोर जोर से चीखने लगी। आर्यन ने जितना जब्त खुद पर कर रखा था, हानम ने इतना ही जब्त खो दिया था। आर्यन मजीद बात करना चाहता था, मगर हानम की हालत देखकर इसका एक पल भी यहाँ रुकना मुहाल था। कपड़ों से भरा बैग उठाते वो ज़याम शाह के कमरे में दाखिल हुई, जो बेड पर बैठे लैपटॉप पर झुका अपने बाबा की कंपनी का जायजा ले रहा था। इसका सारा ध्यान लैपटॉप पर था। इसने नूरे को अंदर आते हुए भी नहीं देखा था। जब नूरे अपने बैग को पकड़ती इसके पास आती, बैग को उठाकर इसके पास बेड पर रख गई थी, तो ज़याम शाह ने बैग को देखते अब की बार नजर हटाकर नूरे की जानिब देखा, जो टुकर टुकर इसे ही देख रही थी। नूरे को देखते ज़याम शाह ने नासमझी से सर हिलाया, तो नूरे ने कनखियों से इसे घूरा था। बार बार पूछ रहे थे कमरे में कब शिफ्ट होगी। अब आ गई हूँ तो आपने इस्तकबाल भी नहीं किया। दोनों हाथ अपनी कमर पर रखती वो खासा बीवियों की तरह बोली, तो अचानक से ज़याम शाह के चेहरे पर ढेरों सारी खुशी के साथ हैरानगी वाज़ेह हुई थी। सच में नूरे, तुम आज से मेरे कमरे पे शिफ्ट हो रही हो? नूरे के अचानक फैसला करने पर ज़याम शाह भी यकीनी से पुरजोश हुआ था। जी, लेकिन आज से मैं आपके कमरे में रहूंगी। नूरे ने दोबारा से इसे बावर करवाया, तो ज़याम शाह लैपटॉप को पीछे करता नूरे का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बेड पर बिठा गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अब ये निकाह अब ये बताओ, जो निकाह के वक्त शर्तें रखी थी, इसका क्या है? वो कब वापस ले रही हो? नूरे के मामले में ज़याम शाह हमेशा की तरह एकदम से खुश हो जाता था। ज़याम हलचल में इससे पूछने लगा, जब नूरे ने एक अदा से अपने चेहरे पर आई जुल्फ़ों को पीछे किया। आपके कमरे में आ गई हूँ तो निकाह की शर्तों को पीछे अपने कमरे में ही छोड़ आई हूँ। नूरे पुरसकून लहजे में बोली, तो ज़याम शाह खुशी से पागल होता एकदम उछल पड़ा था। नूरे, तुम बहुत अच्छी हो। ज़याम शाह ने खुशी का इजहार करते एक ही झटके में नूरे के दोनों गालों को खींचा। अच्छा बस करें, अब बताएं, लैपटॉप में क्या कर रहे थे आप? नूरे ने तशवीश से पूछा, तो ज़याम शाह ने लैपटॉप का रुख इसकी जानिब किया। बाबा की कंपनी ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। अब कुछ तो काम करना है ना? ज़याम ने कहा, तो नूरे ने ज़याम के हाथ पर अपना हाथ रखकर इसकी तवज्जो खींची। ज़याम, आप अपना पुराने वाला काम भी शुरू कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। ज़याम शाह ने नूरे का एतबार पूरी तरह से जीत लिया था। नूरे को अब सबसे ज़्यादा भरोसा ही ज़याम शाह पर था, जो इसे कभी तकलीफ नहीं होने देता था। नहीं नूरे, तुम्हें वो काम पसंद नहीं है, मैं वो दोबारा ज्वाइन नहीं करूँगा। ज़याम ने आरामदा लहजे में इसकी तरफ देखते कहा, तो नूरे का दिल चाहा ज़याम शाह से लिपट जाए। वो इसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखता था। ज़याम, मैंने माना, अब मैं बोल रही हूँ ज़याम, मैंने मना किया था, अब मैं बोल रही हूँ, आप ज्वाइन कर लें। आप कौन सा जानबूझकर किसी का कत्ल करते हैं, बल्कि आप तो बुराई को ख़त्म करते हैं। फिर भला मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? आप लोगों की हिफाजत करते हैं, इन्हें इंसाफ दिलवाते हैं, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, इनके मसाइल दूर करते हैं। ऐसे अच्छे काम से मैं आपको क्यों रोकूंगी?
आप चाहें तो दोबारा से ज्वाइन कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है, बस आप मेरे सामने गन को पकड़ने से एहतियात कीजिएगा। नूरे का लहजा मुस्तहकम था। बारान की बातों ने इसकी सोच को वसी किया था। इसका शौहर कोई बुरा काम नहीं करता था जो वो इसे रोकती। नूरे, तुम कसम से बहुत अच्छी हो। ज़ायाम ने एक बार फिर से इसकी तारीफ की और इसके दोनों हाथ थाम कर इस पर अपने नरम लब टिकाए, जिस पर नूरे हल्का सा शर्माई थी। बारान, तू पता नहीं कहाँ चला गया था। मगर अरवज़ा ने तालिया के एक एक पल पर नज़र रखी थी। बारान तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर अरवज़ा ने तालिया के एक एक पल पर नज़र रखी थी। वो घर नहीं गई थी, बल्कि पाशा साहिब और इनकी वाइफ की वजह से वो भी अभी तक यहीं पर ठहरी थी। इसका मकसद बारान को तालिया का राज बताकर जाने का था। अभी भी वो इसके कमरे से बाहर खड़ी मोबाइल में मसरूफ़ थी और अंदर तालिया तैयार हो रही थी। बारान घर नहीं था और यही अच्छा मौका था। वो इस सारे मसले को ख़त्म करना चाहती थी। वो चाहती थी वो वाकई में ही अब सांप का नशा छोड़ दे, क्योंकि इस वजह से अब बारान को भी नुकसान पहुंच सकता था। इसीलिए वह तैयार होकर अस्पताल जाने का सोचने लगी। लाइट ग्रीन कलर का ड्रेस पहने, हाथों में हैंडबैग को पकड़े वो अपने कमरे से बाहर निकल गई तो तालिया को तैयार होकर कहीं जाते देख अरवज़ा फ़ौरन से इसका पीछा करने लगी। हॉल में पहुंचकर नूरे को इन्फॉर्म करती वो बाहर गैराज की तरफ बढ़ती, अपनी गाड़ी में बैठी तो इसकी नज़रों से बचती। अरवज़ा भी अपनी गाड़ी में बैठती। इसकी गाड़ी के चलते ही इसके पीछे दौड़ा गई थी। कल से वो लगातार इसकी जासूसी कर रही थी। आखिर बारान को सबूत भी तो देना था, इसे तालिया से बचाना भी तो था। तकरीबन आधा घंटे का सफ़र तय करने के बाद तालिया की गाड़ी एक अस्पताल के सामने जा रुकी। गाड़ी से उतरते वह अस्पताल के अंदर दाखिल हुई तो अरवज़ा अपने बैग से मास्क निकालती, अपने चेहरे पर लगाते गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करती, खुद उतरकर अस्पताल में आ गई। तालिया जहाँ जहाँ जा रही थी अरवज़ा इसके ताक़ुब में इसका पीछा करने लगी। तालिया ने पहले ही से अपार्टमेंट ले रखी थी, इसीलिए सीधी वो डॉक्टर के केबिन में चली गई तो अरवज़ा वहाँ बाहर खड़ी अध खुले दरवाजे से अंदर झांकने लगी। इसने देखा तालिया किसी लेडी डॉक्टर के सामने जा बैठी है, लेकिन बाहर खड़ी अरवज़ा इर्द गिर्द भी नज़रें घुमा रही थी, कहीं कोई इसे अंदर झांकते हुए ना देख ले। इसीलिए वो अपने मोबाइल को निकालते अपने कान के साथ लगाने लगी, ताकि देखने वाले को ऐसा महसूस हो वो कि कॉल में मसरूफ़ है। डॉक्टर, मैं ये नशा छोड़ना चाहती हूँ, मगर मुझसे नहीं छोड़ा जा रहा। तालिया ने अपना मसला पेश किया, क्योंकि वो पहले भी इसी डॉक्टर के पास आती थी। डॉक्टर किंजा ने इसे रिलैक्सेशन मेडिसिन की हिदायत दी थी, ताकि इसका जहन कुछ पल के लिए पुरसकून रहे और इसे नशे की तलब ना हो। मगर तालिया इसे रूटीन से लेना भूल जाती थी। इसके नशे बोलने पर अरवज़ा के कान खड़े हुए। तालिया नागिन भी थी और नशा भी करती थी। वो बुरी तरह से उलझी। तालिया, हमने आपको रिलैक्सेशन मेडिसिन दी थी, आपने इसका बाकायदा इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर किंजा ने सवालिया अंदाज में पूछा था। इसने रेगुलर इस्तेमाल नहीं किया, इसी वजह से इसे दोबारा से तलब होती थी। डॉक्टर, कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, बाकी वक्त सही मेडिसिन का इस्तेमाल करती हूँ। अरवज़ा ने फिर से एक नज़र अंदर डाली, जबकि इसे मुश्किल नहीं हुई इनकी बातें सुनने में। एक तो अस्पताल में इस वक्त इतना रश नहीं था और दूसरे वो नॉर्मल आवाज़ में बोल रही थी। ये तो फिर आपका कसूर है, आप डेली यूज़ नहीं कर रही, फिर ऐसे में आपका नशा पूरी तरह कैसे ख़त्म हुआ? इसीलिए आपको बार बार तलब होती है। अभी लास्ट वीक ही हमारे पास एक और पेशेंट आया, वो भी आपकी तरह सांप का नशा करता था। सेम आपकी वाली कंडीशन थी इसकी। मैंने इसे भी यही मेडिसिन रेकमेंड की थी। इन्होंने बाकायदगी से इस्तेमाल किया तो इनकी ये आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। डॉक्टर के बोलने की देर थी जब अरवज़ा तो एकदम से अपनी जगह पर मंजमिद हो गई। सांप का नशा, ये तो इसने पहली दफ़ा सुना था, इसीलिए इसे कुछ समझ नहीं आई। मगर वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। इसीलिए इसने जल्दी से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करते अंदर का मंजर अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर किया, क्योंकि इनकी आवाज़ बआसानी सुनाई दे रही थी। अरवज़ा का कैमरा इन्हें रिकॉर्ड करने लगा। डॉक्टर, मैं समझ सकती हूँ, मगर मेरा मसला ज़्यादा संगीन हो रहा है। मुझे हर 4 दिनों के बाद सांप के नशे की तलब होती है, जिसे मैं पूरी भी कर लेती हूँ। तालिया परेशान कुन लहजे में बोली थी। यह आदत इसने तो लगा तो ली थी, मगर अब इससे पीछा छुड़वाना इंतहाई ही मुश्किल काम था। तालिया, आप खुद का बहुत नुकसान कर रही हैं, यह आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। आप 2 साल से इस नशे की आदी हैं। इस वक्त अब वक्त गुजरने पर आपके लिए मज़ीद मसला बनेगा। आपका जब दिल करता है आप अपनी तलब पूरी कर लेती हैं, मगर ज़्यादा जहर जिस्म में भर जाने से हमारे मैदे में मौजूद जहरीले केमिकल भी इसे रोक नहीं सकेंगे। आपने पहले बताया था आपकी मिकदार कम है, अब जल्दी ही छोड़ देंगी, मगर लेकिन अब आपसे छोड़ा नहीं जा रहा और आप अपनी तलब भी पूरी कर लेती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जहर मैदे में स्टोर होने के बदौलत आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आपको कुछ भी हो सकता है। बेहतर है कि अब इस चीज़ को छोड़ दें, खुद पर कंट्रोल करें। डॉक्टर इसे अच्छे से समझाने लगी और तालिया महज इस बात में सर हिलाने लगी। डॉक्टर किंजा, मैं यही तो कह रही थी, मेरी मिकदार बढ़ रही है।
और अब तो तलब भी मुझे जल्दी होने लगी है, इसीलिए आप कोई ऐसी दवाई दें जिसके यूज़ से मेरा जहन इस जानिब ना जाए। तालिया अब कोई ठोस दवाई लेना चाहती थी, क्योंकि सांप की ज़बान के साथ अपनी ज़बान टच करने की वजह से इसकी ज़बान में मौजूद जहर अब बारान खानज़ादा के लिए नुकसान का बायस बन सकता था। वो इसका शौहर था, इसके करीब तो आएगा, इसीलिए आज तालिया यहाँ पर मौजूद थी। तालिया कोई मसले का हल निकाल कर अपना मैदा वॉश करवा सके। तालिया, हम आपको ज़्यादा हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते, आप समझे मेरी बात। हर दवाई की आदत लग जाती है, इसीलिए आपको रिलैक्सेशन मेडिसिन दी है, ताकि जैसे ही आपके नशे वाली आदत ख़त्म हो आप ये दवाई भी छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर, मैं मुसलसल 4 दिन से ये दवाई यूज़ करूँगी। इसके बाद आप मेरा स्टमक वॉश करवा दीजिएगा। तालिया ने एक लंबा सांस खींचते आखिरी यही हल निकाला था, मगर जो हालत बाहर खड़ी अरवज़ा की हो रही थी वो बस वही जानती थी। तालिया नागिन नहीं थी, बल्कि सांप का नशा करती थी, जिसकी वजह से बारान को भी नुकसान हो सकता था। तालिया सारी जानकारी डॉक्टर से लेती उठ खड़ी हुई जब अरवज़ा ने इस वीडियो को अपने मोबाइल की गैलरी में सेव किया, ताकि वो घर जाते बारान को ये वीडियो दिखाकर इसे हकीकत से रोशनास करवा सके। ताली के बाहर आने से पहले अरवज़ा वहाँ से निकलकर गाड़ी में आ बैठी थी। इसे सांप के नशे के बारे में इतनी सही समझ नहीं थी, इसीलिए ये यूट्यूब खोले हर चीज़ को देखने लगी, ताकि वो साफ लफ्ज़ों में बारान को बता सके। किचन में खड़ा आर्यान पाशा कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बनाने लगा। खुद भूख नहीं थी, मगर पता नहीं क्यों वो फिर भी खाना बनाने लगा। हानम तो थी ना सुबह से कमरे में बंद, इसे भूख लगी होगी, ये सोचते ना जाने क्यों इसे कुछ होने लगता था। इसका दिल चाहता था वो पूरी दुनिया ही पलट दे, वो हानम को कहीं छोड़ छुपा दे, ये अपने दिल में ही या अपने दिल से ही बाहर निकाल फेंके, जिसमें हानम ने बुरी तरह से अपना जादू कर रखा था। वो मसरूफ़ अंदाज में खाना बना रहा था जब कर्नल अंकल फ्लैट में आते किचन की जानिब बढ़े, जहाँ से आती खुशबू पूरे फ्लैट में फैली थी। खाना बना रहे हैं आर्यन? कर्नल अंकल चलते किचन में दाखिल हुए। जी, वो मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी, इसीलिए मैं खाना बनाने लगा। असल बात को छुपाते वो बात ही पलट गया था, जबकि वो खाना तो हानम के लिए बना रहा था, जिसने कुछ भी नहीं खाया था। अच्छा आर्यन, मैंने ये खबर हेडक्वार्टर को दे दी है कि वो क्राइम लेडी की सुबह अदालत में मौजूदगी चाहते हैं। कर्नल अंकल ने इसे बताया। वो एतराज़ करना चाहता था, मगर किस बुनियाद पर करता, क्यों करता? इसके दिनों के हिसाब इसके दिनों के मुताबिक तो कल खानम को इसने अदालत के हवाले कर देना था। फिर कैसा गिला, कैसा शिकवा, कैसी शिकायत, बल्कि शिकवे तो इसे अपने दिल से करने चाहिए थे, जिसने आओ देखा ना ताओ और अपने दुश्मन को अपने दिल में बसा लिया। आर्यन को खामोश देखकर कर्नल अंकल दोबारा से बोले, वैसे भी अब हम मजीद देर नहीं कर सकते। वो बहुत चालाक है, कोई पता नहीं कब यहाँ से भाग जाए, इसीलिए तुमने आज पूरी रात इस पर नज़र रखनी है। वो इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाए, ताकि हम सुबह इसे अदालत के हवाले कर दे। कर्नल अंकल ने संजीदा लहजे में कहा तो आर्यन ने महज इस बात में सर हिलाया। इसका दिल रो रहा था, वो किसको बताता? वो पागल हो रहा था। कौन इसे संभालता? वो बिखर रहा था। कौन इसे समेटता? इसने सोच लिया था वो कुर्बानी देगा, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगा। आर्मी अपने वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देती है। वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने वाला था, जिसके बाद इसे पूरा यकीन था कि इसकी भी सांसें बाकी नहीं रहेंगी। कब, कैसे? मगर आर्यन की ज़िंदगी और सांसें हानम के साथ जुड़ चुकी थी। अगर हानम को कुछ हुआ तो आर्यन भी जी नहीं सकेगा, वो जीते जी मर जाएगा। मैं सुबह इसे अदालत में ले जाऊंगा, फिर तुम इसे आराम से अपने विला ले जाना। बस आज की रात तुम्हें इस पर नज़र रखनी होगी। गो वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी। कर्नल अंकल ने इसे खाने में चम्मच घुमाते देखकर कहा तो आर्यन इस बार अपना महज इस बात में सर हिला गया था। फिर कर्नल अंकल इसे हिदायत देकर वहां से चले गए। वो जानते थे आर्यन थोड़ा सा परेशान है, इसे दिलासा नहीं दे सकते थे। आखिर मामला इसके दिल का था, जितना जल्दी हो सके वो खुद ही अपने दिल की हालत से निमट ले, वरना मामला संगीन हो जाएगा। आर्यन खाना बनाते ही इसे एक प्लेट में डालने लगा, ताकि हानम को खाना तो दे सके। ना जाने क्यों इसे अब हानम की इतनी फिक्र होने लगी थी। हानम इससे दूर हो जाएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए से दूर हो जाएगी। अदालत इसे फांसी की सज़ा देगी, इसकी हानम आर्यन से अलग हो जाएगी। यह सोच ही आर्यन से इसकी सांसें खींचने लगी। हानम का खौफनाक और रोता हुआ चेहरा इसकी आंखों के सामने बार बार आने लगा। इसका दिल चाहा वो गद्दार बन जाए और सब कुछ भूल जाए, हानम को कहीं दूर ले जाए, इतना दूर कि कोई भी इस तक पहुंच ना पाए। इसका दिल चाहा वो हानम से पहले खुद ही मर जाए। आखिर वो इसको मरता हुआ कैसे देख सकता था? इसने तो इसे जीने की वजह दी थी, वो इसे छीन जाते हुए कैसे देख सकता था? इसका दिल चाहा हानम का सारा इल्ज़ाम वो अपने सर ले ले, ताकि हानम को कुछ भी ना हो। वो मरने को तैयार था, मगर वो हानम को मरता हुआ नहीं देख सकता था। कोई तो आर्यन पाशा की हालत को समझता, कोई तो इसे इसकी हानम लुटा दे, कोई तो इसे इसके जीने की वजह दे और सांसें लुटा दे, वरना हानम नहीं तो आर्यन भी नहीं।
एक लंबा सांस खींचते आर्यान पाशा खाने को ट्रे पर रखता, चेहरे को संजीदा किए हानम के की जानिब बढ़ गया था। सुबह होने से पह सुबह से रात होने को आई थी, इसने कुछ नहीं खाया था, वो अज़ियत में थी। वो बाहर खड़ा आर्यान पाशा अपनी अज़ियत के साथ इसकी अज़ियत को भी अच्छे से महसूस करने लगा। जेब से चाबी निकालते दरवाजे को खोलते वो अंदर दाखिल हुआ तो दरवाज़ा खुलने की सूरत में बाहर से आती रोशनी तारीख कमरे को एक पल में रोशन कर गई थी। मगर अगले ही लम्हे आर्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में फिर से मदम सी रोशनी बिखर गई। हानम बिल्कुल सुबह वाली कंडीशन में बैठी हुई थी, बस फ़र्क ये था कि अब इसने घुटनों में सर नहीं दे रखा था। इसके आंसू ख़त्म हो गए थे, वो अब रो नहीं रही थी, बल्कि दीवार के साथ टेक लगाए वो एक गैर मुरव्वी नुक्ते पर नज़रें गाड़े बैठी थी। इसकी बिगड़ी हालत को देखकर एक लम्हे के लिए आर्यान ने अपनी आंखें करब से मींची थी, मगर जल्द ही खुद को हिम्मत देता वो दबे दबे कदमों से हानम के पास जा बैठा था।